चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये जो पिक्चर आप लोगों को यहां पर दिख रही है इसमें से किसको आप लोग एक्टर बोलोगे और किसको स्टार बोलोगे, तो आप लोग किसको किसकी कैटेगरी में यहां पर रखोगे? एक्टर वो होता है जो एक्टिंग करता है, जो एक्टिंग का हुनर जानता है। जैसे अगर नाम भी आप लोगों के सामने लूं तो आप लोग देखते हैं आयुष्मान खुराना, कैसी इमेज आती है आप लोगों के दिमाग में एकदम अगर इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम लिया जाता है। इसी के साथ में सुशांत सिंह राजपूत भी आप लोग ले लीजिए, कितने शानदार तरीके एक्टर आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट इरफान खान साहब का नाम आप लोग लीजिए, देखते ही एकदम ये लगता है कि यार क्या एक्टिंग है, ये होती है रियलिटी में एक्टिंग। पर लेकिन इसके साइड में अगर आप लोग स्टार देखेंगे तो स्टार के जो बच्चे हैं आज के दिन में खासकर उनके बारे में बात करिए यहां पर, ठीक है। जैसे यहां पर बात करते हैं, ये आप लोग देखिए, नाम भी क्या लूं, बस एक तरीके से आप लोग इनको, मैं ये नहीं बोल रहा कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है, इनके अंदर भी टैलेंट है, पर लेकिन अगर आप लोग इनको डायमंड बोलेंगे तो इनको आप लोग चांदी की कैटेगरी में रख सकते हैं। पर लेकिन आज की डेट में फिर भी सबसे ज्यादा मूवीज किनको मिल रही हैं, वो मिल रही है यहां पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी को। और यहां पर क्या है, ना इनको कोई ढंग से मूवी मिलती है, ना इनको कोई ढंग से रिकॉग्नाइज करता है। इवन जो सबसे बड़ी बात है, जो आर्टिकल भी आज है हमारा इसके ऊपर, वो है मीडिया। मीडिया भी यहां पर हमेशा इनके बारे में बात करेगा। किसी को, जैसे अभी कुछ दिनों पहले तक मैं, जब आप लोगों ने देखा होगा जब करीना कपूर प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पर इतना फोकस था उस बंदी के ऊपर मीडिया का, करीना कपूर ये कर रही है, करीना कपूर वो कर रही है, करीना कपूर ने बच्चे के लिए कपड़े खरीद लिए, करीना कपूर इस डॉक्टर के पास जा रही है, करीना कपूर ये एक्सरसाइज कर रही है, करीना कपूर का बेबी हो गया तो करीना कपूर अपनी हेल्थ को ऐसे ठीक कर रही है। यानी कि एक तरीके से इतना हाइप उसको कर दिया जाता है कि उसको जनता के सामने रखा जाता है घुमा घुमाकर। उससे क्या रहता है, उससे ये रहता है कि उसकी एक मार्केट वैल्यू बनी रहती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की मार्केट वैल्यू बनी रहेगी तो उसको क्या मिलेंगे, उसको एडवर्टीजमेंट मिलते रहेंगे। जिस टाइम पर वो मूवीज नहीं करता है उस टाइम पर भी वो एडवर्टीजमेंट कर रही थी, कम से कम उसका करियर जो है वो मेंटेन रहता है। इसी तरीके से आज के दिन में सेम काम किया था आलिया भट्ट के साथ में। कोई मूवी बन रही है, आलिया भट्ट का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसी मूवी के एंड में कोई गाने को डाल देंगे, कहीं पर आप लोग मीडिया में जाएंगे तो घुमा फिराकर बैक एंड में आप लोगों को आलिया भट्ट का नाम देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये कर रही है वो कर रही है। तो ये क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को मार्केट में हाइप करके रखना, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बनी रहे, वो जनता के सामने नजरों में बार बार उसको लाया जाता है। और ये काम काफी हद तक एक तरीके से ये मीडिया का भी काम रहता है। तो इसी के चलते मीडिया क्या करती है, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ट्रक ड्राइवर जैसा दिखता है, सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड है उसने उसको धोखा दे दिया। सुशांत राजपूत की जो बेसिकली इस पर्टिकुलर पार्टी में गया था वहां पर किसी के साथ में लड़ाई हो गई। तो यानी कि नेगेटिव चीजें सामने रखना। सेम काम क्या किया गया मीडिया के द्वारा कंगना रनौत के साथ किया गया कि ये तो ऐसी बंदी है, गांव से निकल कर आती है, इसके तो घुंघराले से बाल, मतलब नाम नहीं लेते हैं डायरेक्ट, ये बोलेंगे घुंघराले से बाल वाली एक व्हाइट स्किन वाली बंदी इस तरीके से बोलती है, बोलने की तमीज नहीं है। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में उसकी इमेज को इतना डिग्रेड कर देते हैं कि जो नॉर्मल जनता है ना, जो डेली उनको देखती है, डेली उनको सुनती है, तो उससे क्या लगने लगता है, उनकी भी ऐसी इमेज बन जाती है उन पर्टिकुलर बंदों को लेकर कि हाँ ये ऐसे ही होंगे। तो उससे क्या होने लगता है, इससे डायरेक्ट उनके करियर पर इंपैक्ट पड़ता है। उनकी मूवीज आएगी, आप लोग देखने से पहले सोचेंगे कि यार छोड़ते हैं, रहने देते हैं, नहीं देखते हैं। तो आखिर में आप लोगों से यहां पर ये सारी चीजें डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पूरा मुद्दा जो बनता है ये हमारे संविधान से रिलेटेड यहां पर बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को पता है जब हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं, मीडिया के बारे में बात करते हैं, तो फंडामेंटल जो राइट है हमारे संविधान में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम लोग बातें करते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में एक आर्टिकल है आर्टिकल 19, जिसके ऊपर मैंने पूरा स्पेशल लेक्चर बना रखा है। आप लोगों ने शायद देखा होगा जब मैंने पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी, तो वहां पर एक पूरा लेक्चर मैंने इस कंप्लीट आर्टिकल के ऊपर लिया। तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली हमारे संविधान में मीडिया के बारे में मेंशन नहीं है, पर इनडायरेक्ट वे में जब हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां से ये मीडिया निकल कर आता है। तो आर्टिकल 19 के तहत यहां पर आर्टिकल 19(1) ब्रैकेट ए, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं। पर लेकिन उस फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को आप लोग बर्बाद कर दें। तो यहां पर यही कंडीशन अभी देखने को मिली। तो इसी के बारे में यहां पर जो बेसिकली आर्टिकल था ये यही बातें यहां पर बता रहा था कि किस तरीके से आप लोग यहां पर मीडिया को देखकर चलते हैं, और जो फेक जर्नलिज्म आज के डेट में होता है, जो किसी के द्वारा पैसे देकर किसी की इमेज को बर्बाद करना, यह काफी बड़ा इंपैक्ट आज के डेट में डालता हुआ नजर आता है। और कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल भी काम के नहीं है, उसको हमेशा मार्केट में रखना, उसको उस लेवल पर मेंटेन रखना, तो ये भी कई बार आप लोगों को सोसाइटी में चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसके ऊपर भी कई बार यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो एक तो नेपोटिज्म हो गया। यहां पर नेपोटिज्म क्या करता है, नेपोटिज्म करता है भाई भतीजावाद, यानी कि कोई पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बनेगा। पॉलिटिशियन वो नहीं बनेगा जिसके अंदर क्वालिटी है, जो पर्टिकुलर जनता के हित का पर्सन है, तो ये देखने को मिलेगा। एक्टर का बेटा ही एक्टर बनेगा, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां से क्या निकल कर आता है, यहां से ये निकल के आता है कि जो टैलेंटेड पर्सन है
है वो यहां पर पिक्चर में नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा नहीं हुआ करते थे कि हाँ उसका बेटा है तो वो भी राजा बनेगा, भले उसके अंदर राजा बनने की क्वालिटी न हो। तो राजा वो बनना चाहिए जो हकदार हो, राजा वो बनना चाहिए जिसके अंदर क्वालिटी हो, राजा वो बनना चाहिए जो उस प्रजा को समझ सके, जनता को उसके वेलफेयर के बारे में बात कर सके, ना कि वो कि हाँ उसके बाबा पापा और पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार यहां पर राजा थे तो वो भी राजा ही बनेगा। तो वो चीजें सही नहीं है और उसी को तोड़ने का टाइम है यहां पर। और ये सबसे अच्छा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए के अंदर में। यूएसए के अंदर अगर आप लोग जाएंगे ना, वहां पर टैलेंट बिकता है मार्केट के अंदर में। अगर आप लोगों के अंदर टैलेंट है तो आप लोगों को कोई नहीं रोकने वाला है। पर लेकिन दूसरी कंट्री में अगर आप लोग जाएंगे, कहीं भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, वहां पर मैक्सिमम क्या रहता है, कोई रिजर्वेशन हो गया, कोई कास्ट को लेकर, कहीं रिलीजन को लेकर, ठीक है, कहीं सेक्स को लेकर कि ये मेल है ये फीमेल है उनको लेकर। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी के चलते कुछ ऐसी बातें भी आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्जाम में नहीं तो इंटरव्यू में आप लोगों से नेपोटिज्म के बारे में चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ में प्रेस के बारे में बातें की जा सकती है, जैसा बहुत ज्यादा अभी यहां पर क्रिटिकल सिचुएशन बनी है मीडिया को लेकर। कई बार यहां पर अभी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से भी, अगर आप लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में क्या करते हैं, अगर कांग्रेस के बारे में बात करें तो राहुल गांधी जी का फेस सामने लाया जाता है, और बीजेपी के बारे में बात करें तो मोदी जी का फेस सामने लाया जाता है। कांग्रेस में अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है तो बोलेंगे कि राहुल गांधी जी ने, हाँ इनके नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं। सेम बीजेपी में जाएंगे तो वहां पर भी आप लोगों को ये फंडा देखने को मिलेगा। तो दो लीडर को इस तरीके से यहां पर बनाने की कोशिश की जाती है कि बाकी को सब भूल जाए, तो उन्हीं को घुमा फिरा कर उन्हीं का चेहरा रहता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तो उन्हीं का फेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी होती है जिसके चलते किसी पर्टिकुलर फेस को इतना ज्यादा दिखा दिया जाता है कि जनता उसको एक्सेप्ट कर ले, भले ही चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। वही कंडीशन आप लोगों को यहां पर इसकी देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन जो सामने निकल कर आती है ये कहीं ना कहीं टैलेंट को दबा देती है। आपको क्या लगता है यहां पर, अगर कांग्रेस में, हालांकि आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी नेगेटिव चीज लग सकती है, आप लोग क्या लगता है कि राहुल गांधी से ज्यादा टैलेंटेड कोई पर्सन नहीं है कांग्रेस के अंदर में कि जिसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के सामने यहां पर लाकर खड़ा किया जा सके? पर लेकिन नहीं, वही चला आ रहा है कि एक तरीके से नेपोटिज्म की, हाँ पार्टी हमारी है तो हम ही यहां पर, हमारा ही परिवार यहां पर इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रहेगा। तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी की भी बात की जाती है तो वहां पर भी ये सारी चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में। बाकी आप लोगों को यहां पर अगर पूछूं कौन सा सबसे फेवरेट एक्टर है यहां पर, जो कि आप लोग यहां पर लिस्ट देख रहे हैं, किसका नाम आप लोग लेना पसंद करेंगे? और यहां पर अगर स्टार में बात करें, यहां पर अगर आप लोग बोले तो कुछ हद तक जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कुछ एक्स ऐसे हैं कि अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी आप लोगों को अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाती है। पर लेकिन यहां पर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, मेहनत है यहां पर। अगर बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक्टर देखो यार क्या एक्टर है, मतलब कैसे किस तरीके की एक्टिंग करता है, घुस जाता है उस रोल के अंदर में, ठीक है। तो ये होती है पर्सनैलिटी। तो इनके बारे में अगर बात करें तो आप लोग इनके सामने इनको कहीं तराजू में रख भी नहीं पाओगे। तो वही बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। और सारा जो काम किया जा रहा है यहां पर ये फेक मीडिया के द्वारा जो जर्नलिज्म किया जा रहा है इस तरीके से कि हाँ हाइप किया जा रहा है चीजों को, और दूसरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां से ये चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। इसी के बारे में मुझे आप लोगों से बातें करनी थी। बाकी आइए थोड़ा सा यहां पर नजर डालते हैं कुछ चीजों के ऊपर। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर, ये है यमुना, ठीक है। तो यमुना रिवर है मैप बेस्ड क्वेश्चन, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर लोकेटेड है, फिर इसके बारे में मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कल सारे रिकॉर्ड पार हो गए यहां पर। हमारी कंट्री में अब तक 27,000 कोरोना वायरस के केस देखने को मिल रहे थे, अब टोटल 29,000 कोरोना वायरस के केस यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आए। अगर नंबर ऑफ केसेस के मामले में बात करें सबसे ज्यादा किस कंट्री में है, तो हमारी कंट्री दूसरे नंबर पर है, ब्राजील तीसरे नंबर पर है, और जो यूएस है वो पहले नंबर पर है। वहां पर 58,000 केस देखने को मिले, 1,37,000 लोगों की जान जा चुकी है और 34 लाख केस यूएसए के अंदर आ चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यूएसए के सामने ये है कि आने वाले टाइम में नवंबर के महीने में इलेक्शन है, और कोरोना इंफेक्टेड जो लोग यहां पर है सब पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन के ऊपर। तो किस तरीके से वो एक अच्छा इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, अगर थोड़े से लंबे समय से आप लोग डिस्कशन को फॉलो कर रहे हैं, मैंने साउथ कोरिया के बारे में आप लोगों को बताया था। साउथ कोरिया ने शानदार तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए और उनसे सीखकर हम भी इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये बातें यहां पर। तो हमारी कंट्री तीसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र यहां पर पहले नंबर पर चल रहा है, तमिलनाडु दूसरे पर और दिल्ली तीसरे नंबर पर। टोटल जो डेथ हो चुकी है वो 5,71,000 डेथ हो चुकी है, और 75 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं। तो ये पॉजिटिव साइड है। जिस तरीके से अगर बात करें यहां पर एशिया के अंदर हमारी कंट्री एक हब बना हुआ है, इसी तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ अफ्रीका यहां पर काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी काफी पीछे था, पर लेकिन जब 13,000 केस डेली देखने को मिलेंगे तो कंडीशन फिर आप लोगों के सामने है, यहां पर सिचुएशन कैसी बन जाती है।
अगर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर और भी कई सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज एनालिसिस वाला जो वहां पर पोर्शन आता है 15 मिनट का रहता है, तो वो भी आप लोग जरूर देखिए, अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए उसको भी, कई सारी एनालिटिकल अप्रोच आप लोग डेवलप कर पाएंगे। ओके, इसी के साथ में लिंक जो है वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाता है, वहां पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर जो आर्टिकल्स के ऊपर, ये आर्टिकल जो है इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये इसी के बारे में यहाँ पर बात करें कि जर्नलिज्म किस कैटेगरी में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत का ध्यान रखते हुए यहाँ पर यह आर्टिकल लिखा गया है और बेसिकली बताया यहाँ पर यह गया है कि किस तरीके से आज की डेट में जो गॉसिप की जाती है, जो एक तरीके से हाइप किया जाता है, चीजों को एक दूसरे को डिग्रेड किया जाता है, एक की इमेज खराब की जाती है, दूसरे की बढ़ाई जाती है, वही सारी चीजें यहाँ पर आज के डेट में जो फिल्मी जर्नलिज्म है वो यहाँ पर दिखाता है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये सोलर पावर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री मध्य प्रदेश में अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, मैंने इसके बारे में आप लोगों को जो न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो आती है हमारी सेकंड वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट यहां पर जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इनको एक तरीके से ट्राइंगल आप लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो बेसिकली पूरा फोकस चाइना और यूरोपियन यूनियन के ऊपर है, पर लेकिन एंड में इंडिया का क्या कर सकता है, क्या फायदा हो सकता है यहाँ पर वो भी दिखाया गया है, तो उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, अगर स्मार्ट सिटी के बारे में बात करें तो एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, तो इसको भी हम लोग अच्छे से यहाँ पर नजर डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है तुर्की के बारे में। तुर्की आज की डेट में जिस तरीके की कंडीशन है, अगर आप लोग एक बार मैप में देखिए तुर्की लोकेटेड कहां पर है, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग जरूर देखा कीजिए, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग तुर्की को देखेंगे तो ये हो गई यहां पर तुर्की। तो तुर्की कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर जो आज के डेट में एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वो एक तरीके से इस्लामिज्म जो नहीं, कट्टरपंथी इस्लामिज्म की जिसको आप लोग बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से रिलीजन के नाम पर चीजें होना। यहां पर कुछ पास्ट में ऐसे लीडर रहे जिन्होंने चीजों को सेक्युलर बनाने की कोशिश की, पर फिर से यहां पर एक उसी पैटर्न में चल रहे हैं कि एक तरीके से जनता के माइंड को वॉश करना, कैसे वॉश किया जा सकता है और कैसे उनके माइंड को सप्रेस किया जा सकता है रिलीजन के नाम पर, वो सब चीजों को लेकर। तो फिर से इसका जो डेमोक्रेटिक जो एक तरीके से इसका जो चेहरा था, एक तरीके से जो सेक्युलर थोड़ा सा फेस निकल कर आ रहा था, वो सारी चीजें यहां पर घटती हुई जा रही हैं। तो इसके बारे में यहां पर ये बातें बताई गई हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग उसके ऊपर नजर डालेंगे यहां पर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये वाला आर्टिकल बात करें कि सोशल स्टडीज भी यहां पर होनी चाहिए सिटीजन के माइंड में, जिस तरीके से आज के डेट में माहौल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। और हाँ, एक और बात, मैंने आप लोगों से संडे में आर्टिकल डिस्कस किया था, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट जो है वो पेंडेमिक को और ज्यादा बढ़ावा देता है, हमारी कंट्री में क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, तो एक तरीके से क्रिटिकल एंगल क्रिएट करता है। तो कल वाला जो डिस्कशन था उसमें जो फर्स्ट आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था उस पर आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को बन जाता है। एक और मैंने कल स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग ऑनलाइन न्यूज़पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप लोग इसको चाहे तो कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बिना पीडीएफ को डाउनलोड किए हुए। तो उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, कई सारे बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको इसके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो नए हैं अभी जिन्होंने स्टडी स्टार्ट की है, वो इसको जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, जब भी आप लोगों का कोई आर्टिकल बचता है, मैंने बताया था संडे में डिस्कस कर लूंगा, तो रिमेनिंग आर्टिकल आप लोगों के संडे में आ जाते हैं। तो संडे का डिस्कशन ऐसा नहीं है कि वैसा होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, तो उसको मत छोड़िए, भले ही एक दो दिन बाद में देख लीजिए, पर लेकिन कंटिन्यूटी बनाने के लिए आप लोग उसको जरूर देखिए। ये है कार्टून, ये कार्टून अभी रिसेंट में कई सारी घटनाएं देखने को मिली, उससे रिलेटेड यहां पर ये कार्टून है। आप लोग यहां पर ये बताइए ये कार्टून किस पर्टिकुलर इंसिडेंट को दिखाता है। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये आप लोगों को बताना है कि कार्टून यहां पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखता हूं कि कैसे कैसे थॉट आप लोग आते हैं, क्योंकि जब आप लोग अपने विचार लिखते हैं ना कमेंट बॉक्स में, बड़ा अच्छा लगता है उनको पढ़ने में, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई सारे ऐसे एंगल होते हैं कि मैं भी उनके बारे में नहीं सोच पाता हूं, पर लेकिन जब आप लोग कमेंट लिखते हैं तो मैं भी उनके बारे में समझ पाता हूं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा लगता है। तो जैसे आप लोग प्रेजेंट लिखते हैं या फिर गुड मॉर्निंग लिखते हैं, तो उसके सामने आप लोग अपना जो बेसिकली थॉट है वो भी लिखा कीजिए, पर्टिकुलर डे को लेकर या फिर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर, या फिर कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, तो उसको और अपने कमेंट को और प्रोडक्टिव आप लोग बना सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर ये है। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट सर लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर लिखते हैं, तो कुछ और चीजें भी उसके साथ में ऐड कीजिए, ताकि अगर कोई उस कमेंट को पढ़े तो थोड़ा सा और अच्छा उसको कुछ नया सीखने को मिले। अगर नहीं भी, अगर प्रिपरेशन नहीं करें तो गुड मॉर्निंग और गुड वो आप लोग चीजें लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन मैं और प्रोडक्टिविटी के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वो भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं। ओके, आइए अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, दूसरे आर्टिकल के बारे में थोड़ा जानते हैं। उससे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन भी है।
क्वेश्चन जो यहां पर बात कर रहा है, क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है कि चाइना और जो यूरोपियन यूनियन के रिलेशन है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये काफी क्रिटिकल है। यूरोपियन यूनियन हमेशा खुलेआम कहता है कि चाइना हमारे लिए काफी क्रिटिकल है, पर लेकिन आज की डेट में जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन के चाइना को लेकर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब यहां पर ये सिनेरियो है, यहां पर आज के डेट में आप लोगों के सामने देख रहे हैं कि शिफ्ट हो रहा है यूरोपियन यूनियन का एंगल चाइना को लेकर, तो हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटी है, तो इंडिया इसमें क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है, इंडिया इसमें क्या कर सकता है, तो वो एंगल आप लोगों को यहां पर दिखाना है। तो पहले चाइना और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो जानते हैं इसके बारे में, यूरोपियन यूनियन के सामने एक डिलेमा है, एक दुविधा है कि उसको किधर जाना चाहिए, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगर आप लोग यहां पर देखिए होगी अपनी प्यारी कंट्री, ये यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें तो यूरोप के अंदर जो कंट्री है मैक्सिमम, तो पहले यहां पर 28 कंट्री हुआ करती थी यूरोपियन यूनियन के अंदर, जिसमें से एक कंट्री बाहर हो गई जिसको आप लोग यूके बोलते हैं। तो आज के में 27 कंट्री हैं यहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर। अच्छी बात क्या है, अगर एक बार यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री कर जाते हैं तो आप लोग पूरे यूरोप के अंदर घूम सकते हैं, वहां पर कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। यही बेसिक पर्पस था यहां पर इस एंटिटी को क्रिएट करने का। तो ये यहां पर काफी इंटरेस्टिंग आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, जिसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन भी आप लोगों से आगे बन सकते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं यूरोप और चाइना के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं तो मेजर पार्टनर हैं, अगर आप लोग इनके बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली यहां पर ग्लोबल ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल जो यहां पर कंपैरिजन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं एट वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक में प्रोग्राम देखने को मिला, उसमें बोला गया कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बात करें तो चाइना और यूरोपियन यूनियन जो है ये मिलकर 35% जो ग्लोबल जीडीपी है वो यहां पर काउंट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जीडीपी है उसका 35% यहां पर चाइना और यूरोपियन यूनियन से निकल के आता है पीपीपी के टर्म में। अगर नेक्स्ट यहां पर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यूरोपियन यहां पर चाइना को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, अगर चाइना के बारे में बात करें तो वो भी यूरोपियन को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। यानी कि एक तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी अच्छे से यहां पर काम करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। एक अच्छा सा उदाहरण लेकर यहां पर समझाया गया है जो एक आप लोगों को बताएगा क्रिटिकल है। चाइना जो है यहां पर एक तरीके से यूरोपियन की जब बात करें प्रोस्पेरिटी के बारे में, तो अगर यहां पर जर्मनी के बारे में आप लोग पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करते हैं जिसको यूरोपियन यूनियन के अंदर पावर हाउस भी माना जाता है कई बार, तो उसका जो इंडस्ट्रियल वैल्यू है 37% तक बढ़ाया गया चाइना के द्वारा। चाइना के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट किया गया, ना कि यूएसए के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो पैटर्न है आप लोगों को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, उसमें से यूएसए ने अपनी फंडिंग खींच ली और उससे बाहर निकलने की बात कर रहा है। तो अच्छी बात क्या है, वहां पर एकदम तुरंत चाइना सामने आ गया, तो चाइना के लिए अच्छी बात आ गई कि चाइना उसको रिप्लेस कर रहा है। तो चाइना यूएसए को रिप्लेस कर रहा है हर जगह, तो चाइना के लिए काफी अच्छी बात आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। पर लेकिन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये यहां पर एक तरीके से संसार के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक यूएसए जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाला है। चाइना के आगे पीछे कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाला नहीं है। चाइना एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड कंट्री है जहां पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे चाइना किसी भी हद तक क्यों ना गिर जाए। तो इसलिए यहां पर एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाना और उसमें लीडर चाइना को बनाना, तो ये सोचने वाली बात होती है कि पूरे वर्ल्ड को किस डायरेक्शन में लेकर जाया जाएगा। जून 19 को यूरोपियन यूनियन के जो यहां पर हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी पॉलिसी के थे लोग, उनके द्वारा भी यहां पर बातें बोली गई कि चाइना जो है वो बिना किसी डाउट के आज की डेट में एक की ग्लोबल प्लेयर का रोल प्ले कर रहा है यहां पर। तो ये खुल यूरोपियन यूनियन ने खुलेआम बोला अभी जून में। वो भी कब बोला, जब यहां पर ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 से जूझ रहा है और वो कोविड-19 चाइना की देन है। उस टाइम पर भी यहां पर यूरोपियन यूनियन जो है वो चाइना के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी इंगेजमेंट कैसी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग बात करें काफी बड़ा रोल यहां पर प्ले करता है। इवन अगर आप लोग बोले कि आने वाले टाइम में जो है कोविड-19 के चलते क्या चाइना और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन कोई ज्यादा हद तक चेंज हो सकते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर यह हो सकता है कि आप लोग इसको अपने हिसाब से देखें, पर लेकिन एक्चुअल में आप लोग का एजिप्शन जो है वो झूठ होता हुआ नजर आएगा जब आप लोग इनके रिलेशन के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो इसी के साथ में मार्च 2019 के बारे में याद बात करें, यूरोपियन कमीशन ने यहां पर पब्लिश किया ए स्ट्रेटेजिक आउटलुक। तो उसमें चाइना को डिस्क्राइब किया एक कोऑपरेटिव पार्टनर और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर। तो कोऑपरेटिव पार्टनर भी है और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर भी है। बेसिकली आप लोग इसको समझिए ऐसे, जो चाइना है वो यहां पर आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, और यूरोपियन जो यूनियन है वहां पर आज के डेट में इंडस्ट्रियल हब भी आप लोग उनको बोल सकते हैं। उनकी बहुत सारी कंपनी यहां पर चाइना के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगा रखी है उन्होंने, और इसी के साथ में यहां पर चाइना को एक मार्केट की तरीके से भी यूज किया जाता है। तो चाइना क्या है, एक तरीके की मार्केट यहां पर होगी, इस तरीके से आप लोग समझिए। तो यहां पर पॉपुलेशन है, तो सारा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए चाइना को कई बार इनके द्वारा यूज किया जाता है। तो ये पुराना फंडा नहीं था जब यहां पर हमारी कंट्री जब अंग्रेजों के गुलाम हुआ करती थी उस टाइम पर,
हमारी कंट्री में से रॉ मटेरियल निकाल के ले जाते थे, रॉ मटेरियल निकाल के ले जाकर फिर बने हुए प्रोडक्ट लेकर आते थे, यानी कि कपास निकाल कर ले गए और हमारी कंट्री में कपड़े बनाकर लेकर आ रहे हैं। तो एक तरीके से मार्केट यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करती है इस तरीके से, अगर आप लोग इसको देखिए। पर लेकिन ये जो इस तरीके के जो रिलेशन है चाइना और यूरोपियन यूनियन के, इसमें कई सारे चैलेंज और कई सारी अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी तो आप लोग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं एक मार्केट इनको देखने को मिल रही है, पर लेकिन कई सारे चैलेंज भी हैं यहां पर। अगर यूरोपियन की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन एक पूरा ग्रुप है 27 कंट्रीज का, अगर यूके को आप लोग बाहर निकालते हैं, पर लेकिन चाइना क्या करता है, इसके सेपरेट छोटे छोटे सब ग्रुप बना रहा है। जैसे कि 16+1 फॉर्मेट में बात करता है चाइना सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के साथ में, यानी कि टोटल 17 कंट्री के साथ में बात कर रहा है। बाकी की 10 कंट्री को छोड़ दिया तो इससे क्या लगेगा, 17 कंट्री को क्या हमारे साथ में चाइना अच्छा है, बाकी की 10 के माइंड में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या चल रहा है, ऐसा कि हम लोगों को साइड में कर दिया। अलग अलग जो यहां पर नॉर्डिक्स, जो इसी के साथ में जो सदर्न यूरोपियन कंट्री उनके साथ में बात करते हैं, जो पीएलए है, जो चाइना की जो आर्मी है, नेवी है बेसिकली, ठीक है, जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी जो नेवी है इसकी, ये बाल्टिक सी में अगर आप लोग जाएंगे तो ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं रशिया के साथ में, साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में अपना दबदबा दिखाते हैं। बाल्टिक सी के बारे में बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बाल्टिक सी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऊपर स्वीडन हो गया यहां पर, ठीक है, नीचे यहां पर पोलैंड देखने को मिलेगा, यहां पर लिथुआनिया हो गया, ठीक है, लिथुविया हो गया, इस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है, तो यहां पर भी इसके द्वारा अपनी एक्सरसाइज की जाती है। तो इस तरीके से यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, एक तरीके से मिलिट्री के एंगल से भी। इसी के साथ में हाई टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है, खासकर जर्मनी और ग्रीस के अंदर, तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो चाइना के साथ में काफी ज्यादा कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते जो यूरोप के ऊपर यहां पर चैलेंज भी कई सारे निकल कर आते हैं। एक तो उनको ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है चाइना, क्योंकि अगर वो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे तो चाइना उनको टैकल कर सकता है। जैसे वन रोड वन बेल्ट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड को चाइना कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो उसमें जब यहां पर पूरा यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं अपोज कर रहा था, तो कई सारी कुछ कंट्री निकलकर आ गई, जैसे कि इटली ने क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। क्यों? क्योंकि इटली को इतना ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था यूरोपियन ग्रुप से जितना चाइना से मिल गया। तो इसलिए यहां पर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कई बार। और यहां पर इस पर्टिकुलर एंगल की बात नहीं की जा रही है, अगर दूसरे एरिया में भी आप लोग यहां पर बात करेंगे, जैसे कि साउथ चाइना सी के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे साथ में जाएंगे इंडिया के साथ में, और हांगकांग जैसे मुद्दे देखेंगे, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन जो है वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि क्या चाइना सही इंसान है, क्या चाइना के साथ में उस तरीके से आप लोग बात कर सकते हैं। तो इनके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन मार्क यहां पर लगने लगा है अब कहीं ना कहीं इनके रिलेशन के ऊपर। तो चाइना को कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री सुपरमेसी के चलते यहां पर जो यूरोपियन की सिक्योरिटी है उसको भी यहां पर खतरे में डाल रहा है, ऐसा भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखिएगा तो चाइना जो है वो एक अलग पैटर्न में चलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि चाइना बस अपने ऊपर फोकस देता है। ये बोला जाता है कि जो चाइनीज हैं वो किसी के सगे नहीं है, ठीक है। ये बोला जाता है कि चाइनीज ऐसे हैं कहीं ना कहीं अगर ये अपने बाप को भी कुछ बेचेंगे तो उससे भी यहां पर उसका एक तरीके से मूल्य निकाल लेंगे। ये किसी के भी फायदे के बारे में बात नहीं करते हैं, ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर आज के डेट में अगर आप लोग देखें यहां पर जो खासकर जो यूरोपियन यूनियन इसके साथ में कनेक्टेड क्यों है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये है, यूरोपियन यूनियन को एक बिगेस्ट पोटेंशियल मार्केट दिखती है अपना सामान बेचने के लिए, और इसीलिए यहां पर वो कभी भी आप लोगों को जाते हुए चाइना के खिलाफ में नजर नहीं आएंगे। कभी भी कोई बात होती है तो चाइना को एक तरीके से एक न्यूट्रल तरीके से लेने की कोशिश करते हैं ताकि उनके रिलेशन जो है वो ज्यादा खराब ना हो। एक बेसिक रीजन ये भी हो चुका है कि कई सारी जो इनकी कंपनीज हैं वो अपना बेस बना चुके हैं चाइना के अंदर और चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रही है। इसका बहुत बड़ा रीजन एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था तो इजीली जमीन यानी कि लैंड अवेलेबल हो जाती है वहां पर, दूसरा चीप लेबर उनको मिल जाती है, तो ये बहुत बड़े रीजन हुआ करते थे। पर लेकिन जब से कोविड-19 के साथ में एक लॉकडाउन ऑल ओवर वर्ल्ड में चला है तो ये वाला मुद्दा भी थोड़ा सा अब नया एंगल देखने लगा है अपना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अब जब ऑल्टरनेटिव की बात आती है तो सबके माइंड में कौन आता है, तब सबके माइंड में कहीं ना कहीं हमारी कंट्री आने लगती है। तो यहां से आप लोगों को इंडिया का रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो रिलेशन डिटेरियोरेट हो रहे हैं आज के डेट में चाइना और यूएसए के बीच में, अभी यहां पर जो यूएसए के द्वारा फंडिंग देने की बात की जा रही है, जो तिब्बतन रीजन की जो बेसिकली एग्जाइल में जो आर्मी चल रही है, जैसे दलाई लामा साहब जो हैं वो चाहते हैं कि एक तरीके से चीजों को फिर से रिस्टोर किया जाए, तो उसको फंडिंग करना स्टार्ट कर दिया गया यूएसए के द्वारा। तो इस तरीके से आप लोग समझिए अब यहां पर जैसे इनके बीच में कंडीशन चल रही है तो हम अब एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से उसको ले सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले सब चीजों के सामने एक इफ लग रहा है, अगर चाइनीज फेल हो जाते हैं रिस्टोर करने में, यहां पर जो बेसिकली यहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन है जो अब तक चल रही थी, इसी के साथ में अगर जो डिमांड है यहां पर उसको रिवाइव नहीं कर पाते हैं, तो फिर इंडिया एक अच्छा खासा यहां पर ऑल्टरनेटिव उसके लिए हो सकता है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशन है उसको हम लोग सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि इंडिया ही यहां पर एक तरीके से आगे बढ़कर आएगा, यूरोपियन को भी थोड़ा सा यहां पर काम करना पड़ेगा। अगर यूरोपियन को आप लोग एक तरीके से यूरोपियंस जो है अगर उनको आप लोग देखो तो इंडिया जो है
एक तरीके से काफी, एक तरीके से इंडिया को देखते हैं काफी हेल्पिंग नेचर की कंट्री है, पीस और प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करती है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है। तो फ्यूचर में यहां पर मिलकर काम किया जा सकता है, पर लेकिन इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव तभी होगा यहां पर अगर आप लोग देखेंगे कि हमारी कंट्री जो है वो अपनी कंट्री को एक ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, हमारी कंट्री की जो चीजें हैं वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्योंकि रीजन इसका ये भी है कि वी आर नॉट द ऑल्टरनेटिव ओनली, यानी कि हम ऐसा नहीं कि चाइना अगर यहां पर सप्लाई नहीं करेगा तो अकेले ऑल्टरनेटिव हम ही है, क्योंकि और भी कई सारी कंट्री आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो वहां पर भी आप लोगों को इनका ऑल्टरनेटिव मिल सकता है अगर आप लोग यहां पर चीजों को देखेंगे तो। यानी कहने का मतलब ये, अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप ही हैं वहां पर उस पर्टिकुलर एंगल पे, और को भी वहां पर फायदा उसका देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ एक तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखते हैं कैसे चीजों को आगे लेकर चला जाता है। एक तरीके से कंक्लूड करना होगा न्यू इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ताकि यहां पर मिलकर काम कर सकें। आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की बात की जा रही है 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो कैसे मिलकर उसमें काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से इंडिया को भी यहां पर चीजों को सही लेकर चलना पड़ेगा, और जो यहां पर तब से यूके बाहर निकला है तब से और आसानी यहां पर हो गई है, इसके साथ में बात कर सकते हैं आसानी से हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो कैसे हम लोग यहां पर अपनी पोजीशन रख रहे हैं, अपना जो बेसिकली चीजों को लेकर चल रहे हैं, और यूरोप को भी चेंज है अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए इंडियन गुड्स के लिए, क्योंकि उनकी जो रिव्यू है वो कई बार अच्छे नहीं रहते हैं ज्यादा, अगर इंडियन गुड्स के बारे में बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन जो है एक तरीके से इंडिया के लिए और इंडिया यूरोपियन यूनियन के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं पोस्ट कोविड-19, अगर चीजों को प्रॉपर पैटर्न में लेकर चला जाए इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये यहां पर बातें बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा तो काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये सोलर पावर के बारे में बात कर रहे हैं। और हाँ, देख कई सारे बच्चों के द्वारा कई सारी जो बेसिकली विशेष दी गई यहाँ पर कि हाँ हमारा परिवार जो है वो 7 लाख का हो चुके हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे देखने को मिली वो ये है कि यहाँ पर जब से यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला है चीजें आप लोगों को शेयर करना है, तो काफी लार्ज स्केल पर चीजें आप लोगों के द्वारा शेयर की जा रही है। हमारे परिवार के अंदर अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं तो लगभग कुछ 2-3 दिनों के अंदर ही 6 से 7 हजार जो मेंबर हैं वो नए जुड़ चुके हैं। तो ये समझिए अगर 2-3 दिनों के अंदर आप लोग इतने अच्छे से काम कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप लोग चीजों को और अच्छे से लेकर चलेंगे, यानी कि ये इतना है कि जो एक मेंबर काम कर रहा है, यानी कि कुछ ही मेंबर यहां पर काम कर रहे हैं, अगर हर एक मेंबर काम करना स्टार्ट कर दें तो हम लोग इनको जरा सी देर में 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग इनको जो हमारे आज के में जो फैमिली मेंबर है, जो व्यूज हैं यहां पर, इनको जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं उनको 1 लाख तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत लार्ज स्केल पर हम लोग एक अच्छी सोसाइटी को अच्छे से हम लोग गाइड कर पाएंगे और अच्छे से चीजों को लेकर चल पाएंगे। मान लीजिए कल को हम लोग को अपनी पूरी कंट्री में पेड़ लगाने का अभियान चलाना है, तो ये समझिए अगर हमारी फैमिली में यहां पर 2 से 3 लाख मेंबर अगर रेगुलर यहां पर हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, तो पूरी कंट्री में कितने आसानी से हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। कोई और कैंपेन हम लोग को चलाना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट है, तो एक अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर सकते हैं। एक एजुकेशन को भी अगर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अच्छे से चीजों को पढ़ाकर चलना है, अगर मैं बोलूं कि आप लोग पढ़ते हैं तो 1 पर्सन को कम से कम 2 पर्सन को पढ़ाना है, 3 पर्सन को पढ़ाना है, तो ये समझिए कितने सारे बच्चों पर हम लोग एक तरीके से अपना इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो बेसिक पर्पज यहां पर यही मेरा रहता है कि आप लोग जैसे 3 दिनों के अंदर आप लोगों ने 6 से 7 हजार नए जो फैमिली मेंबर जोड़ दिए हैं, तो कोशिश करो कि चीजों को शेयर करो। और पता रहता है मुझे जब आप लोग शेयर करते हो, फेसबुक पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर शेयर कर रहे हैं, तो इनको आप लोग शेयर कीजिए। इसी के साथ में एक बच्चे के द्वारा तो ये बोला गया कि मैंने जब बताया एक फ्रेंड को तो वो मुझे एक तरीके से गुस्सा हो गया, कह रहा अब तक मुझे क्यों नहीं बताया, डेली तुम सुन रहे हो, मतलब मुझे क्यों नहीं बताया। तो जब आप लोगों को अच्छी चीज किसी को बताओगे ना, तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये मतलब मेरे भी फायदे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोग कर सकते हैं, और ये एक तरीके से मुझे काफी सपोर्ट करता है अगर चीजों को आप लोग शेयर करते हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसा आइटम नहीं है जो आप लोगों के लिए कोई पेड आइटम यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा हो। तो आप लोग जो इस तरीके की चीजों को आगे लेकर चलोगे तो वहीं से ही पूरी हमारी फैमिली आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है पावर के बारे में, पावर में भी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी के जब बारे में बात करता हूं तो सीधा सीधा आप लोग विंड एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं, इसी के साथ में आप लोग यहां पर सोलर पावर के बारे में आप लोग बातें कर सकते हैं। तो ये सारी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, मेनली जो 2 पिक्चर आती हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी यहां पर जब हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो ये आप लोगों के सामने सोलर पावर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी 7.26%, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है, आखिर रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का टारगेट है यहां पर, जब ये टारगेट लगाया गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जब हुआ था उस टाइम पर, कि हमारी कंट्री में यहां पर 100 गीगावाट हम लोग को करना है 2022 तक का। 2022 को टारगेट रखा गया, क्योंकि 2022 जो है
हमारी आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इसलिए यहां पर इसको 2022 का टारगेट रखा गया। किसानों की इनकम डबल करने की बात की जा रही थी, तो वो 2022 तक थी। उसका भी रीजन यही था कि हमारी आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 75वीं, तो इसीलिए यहां पर ये चीजें देखने को मिली। इवन यूएन के अंदर जो हम लोग अभी नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं 21 और 22 के लिए, वो भी यहां पर इसीलिए बने हैं क्योंकि 75वीं सालगिरह हम लोग आजादी की सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जब यहां पर अभी जब ग्रीन डील फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है कि ग्रीन हम लोग को इकोनॉमी अपनी बनानी है, इन सब चीजों को लेकर चलना है, तो इसी के चलते अभी इनके द्वारा 7500 मेगावाट के ये मध्य प्रदेश रीवा के अंदर अभी यहां पर जो प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए गए सोलर पावर से रिलेटेड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है यहां पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आज की डेट में हम लोग यहां पर सोलर पैनल जो आप लोग देखेंगे यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कई बार ग्राउंड पे लगाते हैं, कई बार छतों के ऊपर सोलर पैनल देखने को मिलती है, कोई ऑफिस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, उसके ऊपर सोलर पैनल देखने को मिलती है। इवन रेलवे ट्रैक और मेट्रो स्टेशन के भी ऊपर आप लोगों ने सोलर पैनल देखी होगी। तो वहां से कंडीशन क्या निकल के आती है कि हां काफी अच्छे से हम लोग इस एनर्जी का दोहन कर सकते हैं। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह जो हमारे लिए काफी बुरा है वो है कि हम लोग आज की डेट में जो भी यहां पर सोलर पैनल वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, इसका जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग चाइना से लेकर आते हैं। यानी कि आज की डेट में भी हम लोग यहां पर जो आप देखिए यहां पर, तो आज की डेट में भी हम लोग कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर भी। तो इसलिए हम लोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर यहां पर ये सारी चीजें क्यों हम लोग लेकर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के चलते हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में फोकस देना पड़ेगा। इवन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, वो एक अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के ड्यूरेशन में यहां पर इसको बनाने की बात की गई थी, और आज की डेट में यहां पर जो ये बेसिकली 121 कंट्री है यहां पर जो कि इसके साथ में कनेक्ट यहां पर हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्री यहां पर मैक्सिमम ऑल यूएन मेंबर जो है वो सामने निकलकर यहां पर आ रहे हैं, आज के डेट में इसके साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। कई सारे ऐसे हैं जो साइन कर चुके हैं और कई सारे ऐसे हैं जो अभी प्रोसीजर में चीजें चल रही हैं। तो यहां पर इसके बारे में अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आप लोग बताइए, चलिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, पर इंडिया में कहां पर है तो ये आप लोगों को बताना है। तो अगर बात करें यहां पर ऑल यूएन मेंबर जो है आज के डेट में वो इसका पार्ट बन चुके हैं यहां पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल इसके उपेंद्र त्रिपाठी है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन यहां पर बन चुकी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में यहां पर बात करती है। तो ये इसका फाउंड किया गया था पेरिस फ्रांस के अंदर में उस टाइम पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग देखिए सोलर पैनल भी अगर हम लोग को लगाना है तो चाइना से हम लोग बेसिक रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आ रहे हैं। तो ये हम लोग को सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में यहां पर जा रहे हैं। उसी चाइना के बारे में फिर से बात करें जिसके ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग को कम करनी है। तो क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी है हमारे ऊपर कि हम लोग इन चीजों को ढंग से लेकर चल सकें। ठीक है, यानी कि कैसे लेकर हम लोग को चलना है तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। इसी के साथ में कई सारी कंट्री है यूरोपियन यूनियन के अंदर, जैसे कि आप लोग बात करें जर्मनी काफी अच्छे से सपोर्ट करती है। यहां पर आने वाले टाइम में अगर आप लोग बात करें यहां पर तो फ्यूचर ग्रोथ और इंप्लॉयमेंट के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे तो वहां पर आप लोग को जॉब क्रिएट होती नजर आएगी। तो वो सारी चीजें आप लोग देखते हैं। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, एनर्जी के पॉइंट ऑफ से बोल सकते हैं, और जो डर्टी फ्यूल है जैसे कि कोयला वगैरह उसको हम लोग दूर कर पाएंगे और इससे हम लोग इन्वायरमेंट को सुधार पाएंगे। अगर इन्वायरमेंट सुधरेगा तो एक तरीके से हेल्थ के ऊपर भी डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी बातें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है कोई स्ट्रेटेजिक सेक्टर होता है यहां पर एक तरीके से, उसको भी आप लोग डिफेंस के जैसे इंपॉर्टेंस यहां पर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको कहीं पर भी कम आंकेंगे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग बोले तो 120 के करीब कंट्री जो है वो यहां पर इसकी तरफ को अट्रैक्ट हुए हैं, एक तरीके से पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर मैन्युफैक्चरिंग और जो यहां पर जो भी सोलर जो फोटोवोल्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट की जा सकती है। लोअर और मिडिल इनकम कंट्री भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो इसके चलते हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। पॉलिसीज हम लोग को लानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर एरिया को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको यहां पर कम किया जा सके, चाइना का जो दबदबा है उसको यहां पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके और अपनी कंट्री के ऊपर फोकस देकर चलें। तो प्रोग्राम फॉरवर्ड लुकिंग क्या है, सबसे पहला तो यही है कि हमको अपनी कंट्री पर फोकस देना पड़ेगा। एक तरीके से कहीं पर भी अगर आप लोग को ये लगानी है फोटोवोल्टिक जो सेल होती है, चाहे आप लोग किसी सिंगल बिल्डिंग पर लगानी है या फिर आप लोगों को रेलवे स्टेशन पर लगानी है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर लगानी है, कमर्शियल बिल्डिंग पर लगानी है, तो वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर चाइना से हम लोग ये प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं तो चाइना इस प्रोडक्ट को 5000 रुपए का बेचता है। अपनी कंट्री का बनाया हुआ प्रोजेक्ट अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो हमारी कंट्री का ये प्रोजेक्ट आप लोग बोलिए कि 8000 का बेच रहा है। ठीक है, तो कौन इसको खरीदेगा? तो इसलिए कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कम से कम हम लोग उसको एक अच्छे लेवल पर कॉम्पिटिशन में ला सके। तो वो सारी चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक पर्पज जो कि आप लोग यहां पर समझना है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेगा। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। ये आर्टिकल पर घुसने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो सारी चीजें स्मार्ट होनी चाहिए, मोबिलिटी स्मार्ट होनी चाहिए, यानी कि अगर बात करें वहां पर जो आप लोग का व्हीकल सिस्टम है, आप लोग आना जाना, सामान लाना ले जाना, वो सारा स्मार्ट होना चाहिए और क्लीन एनर्जी के ऊपर होना चाहिए। पीपल भी वहां पर स्मार्ट होने चाहिए, इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, रिलीजन, कास्ट, रीजन, वो सब चीजें वहां पर साइड में होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम वहां पर अच्छा होना चाहिए, वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्मार्ट लिविंग वहां पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेफ हेल्थी स्टैंडर्ड वहां पर होना चाहिए। स्मार्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पॉलिसी वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए, ग्रीन, क्लीन एनर्जी, अर्बन प्लानिंग, वो सारी चीजें होनी चाहिए। और स्मार्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी, लोकल ग्लोबल इंटरकनेक्शन यहां पर होना चाहिए। इसी के साथ में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन वहां पर होना चाहिए। और इसी के साथ में मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जब मैं यहां पर किरण बेदी जी का एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बोला कि स्मार्ट पुलिसिंग भी होनी चाहिए अगर स्मार्ट सिटी आप लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है वहां पर तो वो काफी ज्यादा जरूरी है कि स्मार्ट पुलिसिंग भी होनी चाहिए। तो आज की डेट की जो पुलिस आप लोग लेकर चल रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी के मतलब की पुलिस नहीं है, इनको और अच्छे से आप लोग को ट्रेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी ड्रीवन अप्रोच आप लोग यहां पर लेकर चलनी पड़ेगी। तो वो पॉइंट भी आप लोग यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि उस टाइम पर मैंने सुना, मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा। तो इस तरीके के पॉइंट आप लोग इकट्ठे कर सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन हमारी कंट्री में जब स्टार्ट किया गया था तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था अर्बन प्लानिंग के थ्रू, यानी कि जो सिटीज हैं उनको हब माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का और उनको सही तरीके से हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी, वो यहां पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले एक पर्सन थे और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत यहां पर यह प्रोजेक्ट चलाया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। 98,000 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई थी, मोटे मोटे तौर पर अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो $14 बिलियन की बात की गई, जो कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। सिटीजन फ्रेंडली और सस्टेनेबल सिटीज बनाने की बात यहां पर की गई थी। तो वो सारी बातें यहां पर की जाती हैं। पर लेकिन ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ये भी कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि क्या स्मार्ट सिटी में स्मार्ट हेल्थ हम लोग बना पाए हैं? क्या आज की डेट में जैसी कंडीशन बन रही है, क्या स्मार्ट सिटी में यहां पर इस पर्टिकुलर बीमारी के सामने टिक पा रही है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अगर इन सिटीज के बारे में आप लोग बात करें तो ये सिटीज कितना टिक पा रही हैं? सबसे ज्यादा घुटने टिक गए इन सिटीज के कोविड-19 के सामने। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आप लोग देखने को मिलेगा, लार्ज इमरजेंसी इकोनॉमिक इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। और आज की डेट में तो जो हमारे खान पीन, रोजी रोटी की बात करें, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ये क्वेश्चन मार्क लग गया कि किस हद तक हम लोग ये चीजें सही डायरेक्शन में कर पा रहे हैं। अर्बन जो रेजिडेंट है, जो सिटीज में रहते हैं, उनके पास में जॉब नहीं है, लोग अपना किराए तक पे नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ में फ्यूचर की कोई एक तरीके से पता ही नहीं है कब तक ये चीजें एक तरीके से रुकने वाली है, अनसर्टेनिटी यहां पर बनी हुई है। तो इसके चलते जो सिटीज हैं वो पेंडेमिक ने जिस तरीके से यहां पर चीजें एक तरीके से कंट्रोल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी यहां पर मजबूर होना पड़ रहा है सोचने के लिए कि कहां स्मार्ट रह गई हैं चीजें। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझिए। अगर बात करें लास्ट डिकेड में या फिर आने वाले जो लास्ट डिकेड गया उसमें अगर आप लोग देखें, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल प्रोग्राम चलाए अर्बन बॉडीज को लेकर, स्मार्ट सिटी मिशन यहां पर निकल कर आया। यहां पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि जो आज के में प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है, वो अपने 5 साल कंप्लीट यहां पर अगर देखें, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है कंप्लीट करेगी 5 ईयर, यानी कि एक तरीके से जब यहां पर यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया तो 2015 में स्टार्ट किया गया। 2015 से अगर 2020 में इसको जून में आप लोग देखेंगे तो 5 साल यहां पर स्मार्ट सिटी मिशन को हो जाएंगे। और 5 साल तक कौन सी गवर्नमेंट रही यहां पर? एक सिंगल गवर्नमेंट रही है, क्योंकि 2014 से 2019 तक यहां पर ये गवर्नमेंट देखने को मिली और फिर आगे भी यही गवर्नमेंट आ गई। तो पूरे 5 साल जो गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के, वो पूरे इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में गए, तो किसी के ऊपर ब्लेम लगाया ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए यहां पर अगर देखें यहां पर इन्होंने कैसे काम किया है, यहां पर 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की है, तो उसके चलते अगर आप लोग प्रोजेक्ट को देखोगे यहां पर तो आप लोग उसको समझ पाओगे कि काम कैसा किया जा रहा है। समझते हैं उसके बारे में। स्मार्ट सिटी के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करें तो उसके सामने क्या क्या कंडीशन है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के बारे में बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी के चलते इनके द्वारा 5,151 प्रोजेक्ट स्मार्ट जो प्रोजेक्ट के तहत यहां पर लाए गए 100 सिटीज के अंडर में। इसमें से 4,700 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट यहां पर उनके लिए टेंडर दिए गए। ठीक है, टेंडर के बारे में बात की गई। ओनली कंप्लीट जो किए गए उसमें से 1,638 के करीब प्रोजेक्ट ओनली कंप्लीट यहां पर किए गए, यानी कि 5,151 प्रोजेक्ट में से 1,638 प्रोजेक्ट जो थे वो यहां पर कंप्लीट किए गए पिछले 5 साल का अगर एनालिसिस करते हैं। अगर इस स्पीड में आप लोग काम करोगे तो आप लोग समझ के चलिए कि अभी आप लोग कितना बोल रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से
एक तरीके से 1/3 मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखें इनके द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए 5 साल में। तो इस तरीके से तो 15 साल आप लोगों को लग जाएंगे पूरा काम करने में। और जिस तरीके का 5 साल में आप लोग यहां पर ये कंप्लीशन देखने को मिल रहे हैं, उनको भी अगर चेक करेंगे प्रोजेक्ट को, राइटर ये बोल रहे हैं वो भी अप टू द मार्क यहां पर नहीं है, उनमें भी कई सारी कमियां और खामियां आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप टू द मार्क आप लोगों का नहीं है अगर आप लोग इसको देखते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी है। कहने के लिए स्मार्ट रह गई है पर लेकिन ये स्मार्ट नहीं रही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक टेक्नोलॉजी ड्रीवन अप्रोच लेकर नहीं चली, चलो उसमें अगर थोड़ा काम भी करें तो आप लोगों को अर्बन लाइफ जो है, रेजिडेंट जो लोग हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करना था। आज की डेट में भी कई सारे एरिया है जहां पर फॉरेस्ट के फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, जिसके चलते वहां पर आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़े कर देंगे, पर क्या आप लोग वहां पर आज जो पोल्यूशन फ्री एयर प्रोवाइड करा पाएंगे, तो वो भी सोचने वाली बात है। तो लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट स्मार्ट होनी चाहिए। तो हमारे संविधान में 12वां शेड्यूल जो है वो भी यहां पर यही बात बोलता है, क्योंकि हमारी कंट्री में जब यहां पर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर लाया गया, ये यहां पर जब 1992 में, तो उस टाइम पर यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन था, तो इसमें 18 फंक्शन ऐसे डाले गए जिसमें म्युनिसिपैलिटी के ऊपर फोकस दिया गया। अच्छा, पंचायत के लिए कौन सा बेसिकली यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था और वो कब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था आप लोग बताइएगा, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम डे जो है हमारी कंट्री में किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोग को देना है। अगर बात करें यहां पर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो स्मार्ट सिटी जो है वो कहीं ना कहीं घुटने टेक चुकी है फिलहाल, तो उसके लिए भी आप लोगों को एक न्यू प्रोग्राम लेकर आना पड़ेगा, कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर समझनी पड़ेगी, तब चीजें हो सकती हैं। स्ट्रेंथन करना पड़ेगा लोकल कैपेसिटी जो भी है यहां पर, यानी कि एक तरीके से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अगर होती है तो लोकल एरिया में फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर लोकल एरिया में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो ये स्मार्ट नहीं रह जाएगा, तो वो आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फोकस होना चाहिए सिटीज के ऊपर, अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर कंटिन्यू आप लोगों को फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनको पैसा नहीं मिल पाता है। इसी के साथ में जो आशा वर्कर्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो उनको लेकर चलना पड़ेगा। कोविड-19 जो हॉट स्पॉट सिटीज बन चुकी हैं वहां पर ये काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से कमियां और खामियां कहां पर है वो आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और उनको लेकर चलना पड़ेगा अगर स्मार्ट सिटी मिशन आप लोग चाहते हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब यह कि सब चीजों को स्मार्ट बनाना, तभी वहां पर आप लोग इसको स्मार्ट सिटी मिशन बोल पाओगे, वरना इस तरीके से कोई भी स्मार्ट सिटी आप लोग स्मार्ट सिटी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो ये है बेसिक यहां पर बातें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को याद होगा ट्विटर पर मैंने कल 2 आर्टिकल शेयर किए थे, वो 2 आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम मिले तो उन आर्टिकल को आप लोग पढ़िएगा। ये बेसिकली वो आर्टिकल जो थे वो आर्टिकल मैंने रीट्वीट किए थे एक्चुअली, ठीक है। तो उनको देखिएगा, आप लोग कई सारी जिस्ट वहां पर जानने को मिल जाएगी। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाकर, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाती है, और लेक्चर का आप लोग को अगर नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है तो भी आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर अगर पसंद आता है तो ही लाइक और शेयर करना है। लाइक और शेयर एक तरीके से फीडबैक होता है कि आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है। अगर पसंद नहीं आती है तो बिल्कुल भी ना तो लाइक करना है ना ही शेयर करना है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आंसर कहां पर लिखना है उसका भी लिंक वीडियो के नीचे है आप लोग के सामने, ठीक है। एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर कीजिए, क्योंकि कोई भी मां के पेट से सीख कर नहीं आता है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही ज्यादा आप लोग निखर कर सामने आओगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो इसको जरूर देखिएगा, ये आप लोगों के लिए कुछ फायदा पहुंचा सकता है।